नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे संसद, तो राज्यसभा लोकसभा को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखने वाले हैं सत्र, कि सत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं सीधे बात करते हैं सत्र पर। तो संसद के सत्र हेडिंग डालते हैं, संसद के सत्र। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है बजट सत्र होता है, फिर होता है मानसून सत्र, फिर होता है शीतकालीन सत्र। अब सत्र देखिए, सबसे बड़ा सबसे लंबा कौन सा होता है? बजट सत्र सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। सत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ये बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब इसकी अगर देखो, अगर इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो कोई निश्चित टाइम नहीं है इसका, लेकिन ये मानते हैं कि सबसे लंबा क्या होता है? बजट सत्र होता है सबसे लंबा। तो इसको मान लेते हैं फरवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, फरवरी से ये मई तक चलता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि फरवरी के माह में ही स्टार्ट हो सकता है जनवरी के लास्ट में स्टार्ट कर दिया जाए, या हल्का सा लेट हो जाए, हो सकता है मई से पहले ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये कार्यकाल माना यह जाता है कि ये जो सत्र होता है, बजट सत्र, सबसे लंबा होता है, जो फरवरी और मई तक चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें गैप भी होता है। जैसे फरवरी मार्च तक या फरवरी मार्च हो गया। ठीक है, तो उसमें फरवरी मार्च तक जैसे कि या तो फरवरी में स्टार्ट हुआ तो कुछ बजट वगैरह बातें हो गई। ठीक है, उसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उसके बाद जो उसकी जो कार्यवाही होती है इसमें, मतलब छानबीन की, जांच की, वो सारी जो है 1 महीने गैप के बाद होती है। ठीक है, तो तभी यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा सत्र होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो 4 महीने तक लगभग हो जाएंगे। तो फरवरी से मार्च तक या अप्रैल तक क्या रहता है? फरवरी से मार्च तक रहता है, बजट सत्र रहता है। उसके बाद गैप हो जाता है। उसके बाद जो जांचें वगैरह होती है वो आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल और मई तक चलती हैं। तो ये सत्र हो जाता है आपका फरवरी मई तक, फरवरी से। अब मानसून सत्र क्या होता है? ये जुलाई से सितंबर तक चलता है, सितंबर तक। ठीक है, और शीतकालीन सत्र जो होता है सबसे छोटा होता है, ये नवंबर दिसंबर में चलता है, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र होता है, जो फरवरी से मई तक चलता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आपको बताना है। सबसे छोटा होता है आपका ये शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ऊपर तक जा रहा है क्या ये? ऐसे करो थोड़ा सा, अब सही है। ठीक है, अब सही है, हाँ ठीक। तो शीतकालीन सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, और क्या हो गया आपका? ये शीतकालीन सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया। ये 3 सत्र जो होते हैं ये होते हैं आमतौर पर। ठीक है, ये 3 सत्र आमतौर पर होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं राष्ट्रपति पर, आते हैं हम लोग, सीधे चलते हैं राष्ट्रपति पर। तो इसको पहले रफ करते हैं थोड़ा सा। आप समझ गए होंगे बजट सत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं आमतौर पर। अब जो अनुच्छेद 85 है, ये मैंने आपको राष्ट्रपति के बाद, देखो यहाँ पर जो कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे हम लोग, वो आपको मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी पढ़ाया, लेकिन फिर से रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये सत्र के हिसाब से आएंगे ना, तो सत्र भी काला सही है ना। ठीक है, तो सत्र। अब जैसे अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? देखो, अनुच्छेद 85 में दोस्तों ये कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर जो है संसद के सत्र को आहूत करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं हमारे, राष्ट्रपति जो हैं संसद के सत्र को समय समय पर आहूत करेंगे। ये जो आहूत शब्द होता है ना, मतलब शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो आहूत, जो क्वेश्चन आता है कि आहूत कौन करता है, तो आहूत राष्ट्रपति जी करते हैं, आहूत करेंगे। अब देखो, जैसे आहूत मतलब क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि अध्यक्षता नहीं मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है कि सत्र जो है बुलाते हैं राष्ट्रपति जी समय समय पर। और यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि देखिए 2 सत्र जो होते हैं ना, 3 सत्र होते हैं आमतौर पर, 3 सत्र होते हैं। तो 3 सत्र का मतलब ये हुआ कि 3 तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो कम से कम 2 सत्र तो साल में होने ही चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा है कि नियम ये कहता है, नंबर 1, नंबर 2, 85 में ही कहा गया है कि 2 सत्रों, अरे 2 सत्रों के बीच
अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। अंतर हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, मतलब यह है कि अधिकतम 3 बताए गए हैं, ठीक है, आमतौर पर अधिकतम 3 होते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो कराने ही पड़ेंगे। संसद के 2 सत्र तो कराने ही पड़ेंगे साल में, और इनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि एक सत्र हुआ, मान लिया होगा कि फरवरी में स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो हो क्या लिख दिया मैंने, फरवरी में स्टार्ट हुआ और मई में ख़त्म हुआ। तो जब ख़त्म हुआ उस डेट से लेके जो अगला सत्र होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला दूसरा, ये पहला वाला ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, तो इसके बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है, राष्ट्रपति जी की। तो वही संसद के सत्र को आहूत करते हैं, वही बुलाते हैं। तो ये 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। और ये बात कही गई है कि जो आर्टिकल जो 85 इसके तहत क्या है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, ये भी कहा गया है, ठीक है। देखो यहां पर एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसे यहां पर क्या है कि विघटित हो गया, स्थगन हो गया, सत्रावसान हो गया। अच्छा यहां पे लिखो सत्रावसान करेंगे और सत्रावसान करेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि संसद के सत्र को आहूत कौन करते हैं या सत्रावसान कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो देखो यहां पर कुछ चीज समझो क्या क्या है। जैसे यहां पर एक लिखा है स्थगन और यहां पर लिखा है सत्रावसान और यहां पर लिखा है विघटित। इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है? सुनो, स्थगन का मतलब आप स्थगित कर सकते हैं, स्थगित मतलब पोस्टपोन का मतलब क्या होता है कि निरस्त नहीं हुआ है, वो थोड़ी सी मतलब उसकी जो है अनिश्चित काल के लिए उसका जो है रोक दिया गया। स्थगन का मतलब ये होता है। स्थगन स्थगित कब होती है? संसद के सत्र कब स्थगित होते हैं? जब मान लीजिए कोई लोकसभा में या कहीं संसद में सत्र चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि विपक्ष वाले ज्यादा चिल्ला रहे हैं या फिर ऐसी बातें करने लगे या ऐसी हरकतें करने लगे जो लोकसभा के स्पीकर को या राज्यसभा के सभापति को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो अपने इच्छा अनुसार उस सत्र को स्थगित कर सकते हैं। मतलब उस जो बैठक है ना, बैठक कह सकते हैं, सत्र नहीं, सत्र तो बिल्कुल चला जाएगा, मतलब बैठक जो है ना, उस बैठक को स्थगित कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। और ये अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। और ये कौन करता है? स्थगन कौन करता है? ये उसके अंदर की बात है, संसद के अंदर की बात है ये। तो उसको ये स्थगन कौन कर सकता है? ये लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं या राज्यसभा के सभापति कर सकते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति जी का कोई भी रोल नहीं होता कि वो उससे कोई शिकायत करता है कि देखो हमने ऐसा कह दिया तो जो बैठक ही हटा दी, बैठक को ही स्थगित कर दिया गया है। तो ये शिकायत राष्ट्रपति जी के पास नहीं पहुंचेगी। हंगामा कुछ भी होता है तो लोकसभा स्पीकर को यह अधिकार है कि वो ये जो बैठक है ना इसको स्थगित कर सकती है कुछ दिन के लिए, ये 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए या अनिश्चित काल के लिए। मतलब अनिश्चित काल का मतलब ये हो गया कि बताया ही नहीं कि भैया अगली बैठक कब होगी, ये बताया ही नहीं, तो वो स्थगित हो गई। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? जब सत्र खत्म होने वाला होता है तो राष्ट्रपति के आदेश पे ही सत्रावसान या सत्र को खत्म किया जाता है। ऐसा नहीं कि भैया ये आहूत करते हैं, बुलाते भी हैं, तो राष्ट्रपति के अनुमति के द्वारा ही सत्रावसान करते हैं। इसका मतलब होता है समापन, ठीक है। विघटित मतलब क्या होता है कि लोकसभा को भंग कर देना। ये लोकसभा को भंग तब किया जाता है जैसे कि 2 पार्टियां हैं, मेजोरिटी में है, मतलब एक तो पूर्ण बहुमत सरकार है, एक थोड़ी सी उससे कम, मान लीजिए 6, 7, 8, 10 कम है सांसद कम है उनके पास, तो वो सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इनकी सरकार बनी हुई है, ठीक है। मान लीजिए ए सरकार है, जैसे समझिए, जैसे ए सरकार ए है और सरकार ए की चल रही है और बी के पास जो है कम से कम 20-25 सांसद कम होंगे, इनके पास वही सांसद, इसमें आके ज्यादा हो गए, तो क्या है, इनकी सरकार बनी हुई है। कोई विवाद हो गया, कोई विवाद हुआ, सांसद ने क्या किया, इस पार्टी को छोड़ दिया, अपना समर्थन वापस ले लिया। अब समर्थन वापस ले लिया तो इनकी सरकार गिरने वाली आ गई। मतलब अगर तो ये क्या करेंगे, चालाकी के मारे जाएंगे किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास, और कहेंगे अब ये क्या है, ये है मंत्रिमंडल, ये मंत्रिपरिषद है पूरा, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग करते हैं। तो या तो ये जाएं राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है, पहले ही लोकसभा को भंग करा दें। लेकिन अगर राष्ट्रपति को अगर भनक लग गई कि नहीं, इनके पास क्या है, पूर्ण बहुमत नहीं बची है, तो वो भी कहेंगे भैया मुझे पूर्ण बहुमत दिखाओ वरना आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके पास, मान लीजिए इनके पास ये सांसद यहाँ से छोड़ के इसमें आ गए, इनको समर्थन दे दिया, तो इनकी सरकार बन जाएगी, इनकी पूर्ण बहुमत इनके पास हो जाएगी, तो इनकी सरकार बन जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होते, चालाकी के चलते वो लोग राष्ट्रपति के पास जाते हैं और अपना कहते हैं कि लोकसभा को भंग कर दो, यानी फिर से चुनाव करवाओ।
वैसे क्या होगा कि अगर ये इनको पार्टी इनको जो है सत्ता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, इनकी ये लोकसभा से बाहर हो जाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी, तो जो बचा हुआ समय रहेगा उसमें इनकी सरकार आएगी, बचा हुआ समय में, ठीक है, फिर से चुनाव होंगे तब तक 5 साल की बात हो जाएगी, लेकिन बचे हुए समय में इनकी सरकार आएगी। तो वो होता है बिगेटेड। तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। या तो ये अगर राष्ट्रपति खुद पहुंच जाए या ये पहुंच जाए, अगर ये पहले पहुंच जाए कि भाई देखो इनके पास बहुमत नहीं है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्या है, जल्दी जल्दी करके राष्ट्रपति पे जाके लोकसभा को ही भंग करा देते हैं कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो भैया राष्ट्रपति करना पड़ेगा। वो तो खाली मतलब ये कठपुतली है ना कि उनको तो जो आदेश होगा वो मान लेंगे, उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, वो ऐसा नियम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्थगन, विघटित और ये सत्रासान। चलिए अब देखते हैं, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि समय से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो बहुत सारे विधेयक होते हैं जो आए दिन चर्चा में बने रहते हैं या फिर उन पर बहस होती रहती है, आपने देखा होगा। तो उनका क्या होता है, क्योंकि लोकसभा वाले ही सब विधेयक लाते हैं ज़्यादातर और वही कानून पास कराते हैं। तो वही अगर मान लीजिए फंसा हुआ है और लोकसभा भंग कर दी गई, तब उसका क्या होगा, कैसे कौन से विधेयक कैसे कैसी स्थिति में होंगे जो है समाप्त नहीं होंगे, और ऐसे कौन से विधेयक हैं जो समाप्त हो जाएंगे। तो देखो, जैसे पहले यहाँ पे समझा ही देता हूँ, जैसे कि ऐसे कौन से हैं विधेयक जो समाप्त नहीं होंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि ऐसा विधेयक जो लोकसभा में अभी तक पेश ना किया गया हो लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग हो, तो ये जो है समाप्त नहीं होगा, क्योंकि भाई वो क्या होगा, अगली लोकसभा की जो है आएगी मंत्रिपरिषद, उसमें फिर भेजा जाएगा, तो वो विधेयक अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि दोनों सदनों से पास हो गया कोई विधेयक, दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया विधेयक, फिर वो चला गया राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी उस पर साइन करने ही वाले थे कि लोकसभा को भंग कर दिया गया, तो ऐसा भी विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होगा, ऐसा भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। और एक बात है, जो राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए भेजते हैं किसी भी सदन में कि भैया देख लो जरा, और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसे विधेयक भी समाप्त नहीं होंगे। और एक बात है, जब कोई सदनों में जब कोई मतभेद होते हैं, तो इसके लिए जो राष्ट्रपति ने कोई विधेयक को लेकर किसी राष्ट्रपति जी ने जो संयुक्त बैठक बुलाई होती है, मतलब संयुक्त बैठक बुलाने का आदेश दे चुके होते हैं, सूचना दे चुके होते हैं, उसके दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसे विधेयक भी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। जब अगली सरकार कोई आएगी तो फिर से वही विधेयक प्रभावी हो जाएंगे और फिर से उसी पे काम चलने लगेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होंगे। फिर से बता दूं कौन कौन से, देखिए ऐसे विधेयक जो लोकसभा में पास नहीं हुए हैं, मतलब लोकसभा में पेश नहीं किए गए हो, राज्यसभा में पेंडिंग हो, मतलब लंबित हो, तो ये ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिए गए हों, राष्ट्रपति जी के पास साइन करने के लिए भेजे गए हों और राष्ट्रपति जी साइन करने वाले ही थे, उसी दौरान क्या हुआ, लोकसभा को भंग करना पड़ा, तो ऐसे विधेयक भी समाप्त नहीं होंगे। हालांकि साइन हो गया तब तो वो तो एक्ट बन जाएगा ना, विधेयक मतलब बिल, ठीक है, और अधिनियम मतलब एक्ट। तो अभी तो बिल उनके पास गया, अगर बिल साइन ही हो गया तब तो वो तो खत्म ही, उसकी तो बात ही ना करें, वो तो एक्ट बन गया, वो तो कानूनी बन गया। लेकिन अभी साइन नहीं किया है तो और लोकसभा भंग हो गई है, तो इसका मतलब अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, उस पर अभी कार्यवाही होगी अगले लोकसभा आने के बाद, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए किसी भी सदन में फिर से वो प्रस्ताव भेजता है और उस दौरान क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गई, तब भी वो समाप्त नहीं होगा विधेयक। और राष्ट्रपति जी ने अगर संयुक्त बैठक के लिए सूचना दी है किसी विधेयक को लेकर और लोकसभा भंग हो गई, तो वो भी विधेयक समाप्त नहीं होंगे। अब समाप्त कौन से विधेयक होंगे ये जानो, ऐसे विधेयक जो लोकसभा के द्वारा तो पास कर दिए गए हों पर राज्यसभा में पेंडिंग हो, तो वो समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में तो पास कर दिए गए हों लेकिन लोकसभा में पेंडिंग हो, तो ऐसे विधेयक भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि लोकसभा द्वारा क्या है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे विधेयक जो लोकसभा से पहले पेश किए गए हों और उसी में पेंडिंग हो, ठीक है, तब भी वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये आपको बता दिया मैंने कि समाप्त कौन से होंगे, समाप्त कौन से नहीं होंगे, ये आपको बताया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग आर्टिकल 87 पर। ये मैंने आपको पढ़ाया है राष्ट्रपति वाले में भी। आर्टिकल 87 ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, पहली लोकसभा जब होती है, लोकसभा जब चुनाव हो गए, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक है और जो हर सत्र का जो प्रथम दिन होता है, मतलब क्या बोलते हैं, प्रथम सत्र की शुरुआत में और लोकसभा के हर लोकसभा के चुनाव के बाद और सत्र के प्रथम दिन की शुरुआत में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में क्या करते हैं, अभिभाषण देते हैं। तो विशेष अभिभाषण की बात की गई है इसमें कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अगर आपसे क्वेश्चन बने कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, तो आपको आर्टिकल 87 लगाना है, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, अभिभाषण, ठीक है। राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण, ये लोकसभा, जैसे लोकसभा बन के आई, चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, प्रथम बैठक हुई, तो उसमें राष्ट्रपति जी आते हैं और अपना भाषण देते हैं। जैसे आप लोगों कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे, स्कूल वगैरह में, तो एक प्रबंधक आते तो आपको बोर करते थे, ठीक है, फालतू की लंबी लंबी बातें मारते थे। तो बस वही होता है कि भाई आए हैं लोग स्वागत के लिए, भाई सबके राष्ट्रपति जी खड़े हैं, और जो प्रथम सत्र होता है, वर्ष का प्रथम सत्र होता है, उसकी शुरुआत में भी राष्ट्रपति जी सभी को संबोधित करते हैं। ये आर्टिकल किसमें है? 87 में है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं आर्टिकल 86 में, ये बाद में पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जी जब चाहे किसी भी सदन में अभिभाषण दे सकते हैं, या मतलब किसी भी एक सदन में या संयुक्त रूप से दोनों सदनों को अभिभाषण दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सदन में कोई भी संदेश भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा वाले क्या करते हैं कि कोई विधेयक अपना राज्यसभा में भेजा और उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो लोकसभा वाले सिफारिश कर सकते हैं कि भैया उनको संदेश भेजिए कि जल्दी जल्दी काम करें और टाइम इतना नहीं है। तो राज्यसभा वाले कहते हैं कि देखिए लोकसभा में बिल गया है, अभी तक उस पर काम नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति जी आप देखिए, उनसे कहिए कि जल्दी जल्दी काम करें, टाइम नहीं है। तो ये संदेश भेजने का भी काम किसमें होता है? देखिए, किसी भी सदन में कोई भी संदेश भेज सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब आते हैं, अब जो सत्र है ना, सदन के जो सत्र हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है 108, अनुच्छेद 108। हालांकि हम लोग प्रेसिडेंट में सब कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन तब भी आप फिर से देखो, अनुच्छेद 108 में क्या है कि संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान रखा गया है। संयुक्त अधिवेशन जब कोई ऐसा होता है, जो साधारण बिल होता है ना, साधारण बिल की बात हो रही है, ठीक है, जो संविधान संशोधन होता है उसमें संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं कही गई है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। जब कोई साधारण विधेयक फंस जाता है तो क्या होता है कि भैया संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी तक 3 बार बुलाया जा चुका है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, और बैंक सेवा आयोग अधिनियम 1971, और आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, इसमें संयुक्त बैठक की गई। अभी तक 3 बार ही की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये नहीं है कि लोकसभा में अगर कोई बिल आता है और राज्यसभा से पास नहीं होता है तो मतलब क्या है कि मतभेद हो गए। साधारण बिल की बात हो रही है, सिंपल साधारण बिल की बात, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा राज्यसभा के लिए भी है, अगर राज्यसभा में कोई बिल पास हो जाता है, लोकसभा से पास नहीं हो रहा है, कोई मतभेद हो गया है, तो उसके राज्यसभा भी सिफारिश कर सकती है संयुक्त अधिवेशन की। लेकिन फायदा क्या मिलेगा उसको? सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे भाई राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं, और लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो भैया इनकी मेजोरिटी ज़्यादा रहेगी, तो क्यों अपना मजाक उड़वाएंगे कि भाई कोई बिल यहाँ पर पास नहीं हो रहा है और कहें कि हम भैया 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलवा के अपना बिल पास करवा लेंगे, तो फायदा क्या रहेगा? बेइज्जती कराएंगे अपनी फिर से। तो यहाँ पर जब पहले ही इन्होंने नकार दिया है तो भैया ये लोग जाते ही नहीं है, खाली ये लोग ही जाएंगे आगे फ्यूचर में जब कोई बात होती है, क्योंकि इनके मान लीजिए सांसद यहाँ पर राज्यसभा से पास नहीं हो, दोनों जगह से पास होना जरूरी होता है। अब 245 में से क्या हुआ कि भाई कम से कम 45 ही सांसद ऐसे हैं जो इनकी पार्टी के विधायक बैठे हैं यहाँ पर, या सांसद बैठे हुए हैं। विधायक ऐसा होता है कि मैंने बताया था कि जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनको विधायक चुनते हैं। तो भाई 45 ही सांसद इनके ऐसे हैं जो इस पार्टी के हैं, बाकी सारे जो अलग अलग के हैं तो उनकी मेजोरिटी अलग रहेगी, उनका दिमाग मतलब उनका जो है एक जैसा दिमाग रहेगा। तो जब संयुक्त अधिवेशन होती है तो 545 में से मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 475 भी वोट आ गए इनके पास, तब भी तो इससे ज़्यादा है, और 45 ये आ गए, हो गए ना मतलब भर के। तो ये लोग संयुक्त अधिवेशन बुलाते ही नहीं, ये बुलाएंगे ही नहीं। इनको बुलाने से फायदा क्या मिलेगा? ये भी बुला सकते हैं, मेरा मतलब कहने का ये था कि ये भी बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी से सिफारिश करके कि भैया संयुक्त अधिवेशन बैठाओ और हमारे जो बिल है उसको पास करवाना जरूरी है, ठीक है। तो आपको बस समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अभी तक 3 बुलाए जा चुके हैं,
मैंने बताया आपको, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बैंक सेवा आयोग अधिनियम 1971, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। ठीक है, तो अब आते हैं एक चीज और पर कि ये जो सदन की जो भाषा होती है, ये जो सदन की जो भाषा होती है ये कौन सी होती है? तो सदनों की जो भाषा का जो वर्णन किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया, आपसे ये पूछ ले तो अनुच्छेद 120, आर्टिकल 120 में ये कहा गया है सदनों की भाषा के बारे में बात की गई, सदनों की भाषा। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश का जिक्र किया गया है कि हिंदी इंग्लिश जो है सदनों की भाषा होगी अनुच्छेद 120 के तहत। मान लीजिए कोई सांसद ऐसा आ गया जिसको हिंदी इंग्लिश आती नहीं है, उसकी मातृभाषा आती है, जैसे दक्षिण भारत में ऐसे चले जाइए आप लोग, दक्षिण भारत में तो बहुत लोगों को नहीं आती है, तो सांसद तो इसकी देखो कोई योग्यता तो होती नहीं सांसद की। खाली योग्यता क्या होता है, आप अगर लोकसभा से सांसद बनना चाहते हैं तो आपकी 25 साल एज होनी चाहिए, राज्यसभा से आना चाहते हैं तो आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी पढ़ाई लिखाई तो उसमें कुछ दिया नहीं है कि आपको हाई स्कूल पास होना है या फिर आपको हिंदी में PhD करनी, कुछ तो ऐसा है नहीं। तो मातृभाषा में अगर बोलना चाहता है तो वो सदन, जो भी सदन होगा, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके अध्यक्ष से राय लेकर, अनुमति लेकर अपनी बात रख सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो संसद के सत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग, जो संसद के सत्र क्या होती है, जो कार्यवाही होती है ना, मतलब संसद की जो कार्यवाही। अब देखते हैं संसद की कार्यवाही के बारे में क्या होता है। आओ, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ। तो पहले मैं देखूं वीडियो चल रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं संसद की जो कार्यवाही होती है। और ये देखो, अभी संसद खत्म नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा के ही संसद को खत्म नहीं किया जा सकता, और भी चीज़ें होती हैं। तो संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही देखो, संसद की कार्यवाही क्या होता है कि अनुच्छेद 118 के तहत क्या होता है कि आर्टिकल 118 में ये बताया गया है कि संसद जो है अपने कार्य संचालन के लिए अपने नियम बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, संसद नियम बना सकती है। संसद जो है वो नियम बना सकती है। क्या मतलब है इसका? अपने कार्य संचालन के लिए कुछ नियम संसद बना सकती है। उसी के हिसाब से क्या किया गया है कि देखो, जो संसद की जो कार्यवाही है वो कैसे है, देखो आपसे क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो जैसे 11 से स्टार्ट होती है, 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक क्या होता है? ठीक है, 12 से 1 बजे तक क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन बनते हैं आपसे। 1 बजे से 1 से 2 बजे तक क्या होता है? और 2 से 6 बजे तक क्या होता है, ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां से आते हैं, तो आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ 11 से 12 तक, तो 11 से 12 तक क्या होता है? उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। जैसे कोई आपसे पेपर में पूछे क्वेश्चन कि प्रश्नकाल का समय क्या होता है, इतने लिखा होगा प्रश्नकाल का समय क्या होता है, तो आपको सीधे ये बताना है 11 से 12 बजे तक। ठीक है, 11 से 12 बजे तक जो है प्रश्नकाल का समय होता है। इसमें लोग प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको भी। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल। और 12 से 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल। 12 से 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल। ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल कितने बजे से क्या होता है, ये पूछा जाता है। 1 से 2 बजे के बीच में क्या होता है? लंच ब्रेक होता है, खाना पीना खाओ। और ये विधायी कार्य, विधायी कार्य। देखो विधायी कार्य जो होता है वो 2 से 6 बजे तक लोकसभा में होते हैं और 2 से 5 बजे तक राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, अब ये आपको इतना याद रखना है, टाइमिंग याद रखनी है। पहली बात तो ये कि प्रश्नकाल का समय क्या होता है, वो होता है 11 से 12। और शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन शून्यकाल को प्रश्नकाल के नाम से नहीं जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, शून्यकाल का मतलब ये नहीं कि सबके सब चुपचाप बैठे हैं मौन, ऐसा नहीं होता है। शून्यकाल का समय होता है 12 से 1, दोपहर में 12 से 1 बजे। और जो लोकसभा के स्पीकर या कोई भी सभापति होते हैं, ठीक है, तो वो बताते रहते हैं कि देखिए भैया इसमें प्रश्नकाल का समय हो गया है या शून्यकाल का समय है। ठीक है,
विधायी कार्य का समय है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात यह है कि जो प्रश्न काल होता है ये 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। नंबर 3 होता है अतारांकित प्रश्न। नंबर 2 ये है। और नंबर 3 क्या होता है? अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, तो यह प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। अब देखो यहां पर तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित मतलब जिस पे तारा अंकित कर दिया जाए, स्टार बना दिया जाए कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, बस वही तारांकित। अब देखो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसे लोकसभा के अंदर जो है वो कम से कम 20 को अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य खाली एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे इसको लिख लिया जाए, सही से नहीं लिख लियो, इसको लिखो, लिख लिया जाए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ इसमें, वो लिखी जानी चाहिए। तो आपको पता तो हो ही गया होगा, ठीक है। ये सब लिख लिया जाए कि 11 से 12 बजे तक ये क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। और कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। देखो क्या होता है इसमें कि इस पे तारांकित होता है, वो तारांकित प्रश्न कहे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसका उत्तर जो है वो मौखिक रूप से मिलता है, ठीक है। इसका उत्तर मौखिक रूप से मिलता है, ठीक है, मिलता है। एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, और पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। पूरक प्रश्न मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपसे कहा आप कहाँ गए थे, आपने कहा लखनऊ, मैंने पूछ लिया लखनऊ में कहाँ रहे थे, तो ये पूरक यानी क्रॉस क्वेश्चन हो गया। तो एक सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है और अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए और देखिए पॉइंट एक ये है कि 15 दिन पहले जिससे आपको पूछना है, जिससे आपको क्वेश्चन करना है, उसको 15 दिन पहले कम से कम, ठीक है, तो कम से कम 15 दिन पहले सूचना देनी होगी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। कहां तक? ये जो कम से कम 15 दिन पहले सूचना देनी होगी, ठीक है। और राज्यसभा में जो है वो अधिकतम एक सदस्य जो है वो 3 क्वेश्चन कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लिख लो, राज्यसभा में एक सदस्य 3 प्रश्न कर सकता है, ठीक है। तो एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में एक सदस्य जो है वो 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। अब आते हैं अतारांकित प्रश्न। अब देखो कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना आपको देनी पड़ती है, ठीक है। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो लिखित, जिस पर तारांकित ना हो, ठीक है। ये लिखित प्रवृत्ति के होते हैं, लिखित प्रवृत्ति के। ये लिखित प्रवृत्ति के होते हैं और इनका उत्तर लिखित में मिलता है, प्रश्न भी लिखित में किया जाता है। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अधिकतम 230 कर सकते हैं,
ठीक है, अधिकतम 230 कर सकते हैं। और राज्यसभा में इसकी लिमिट नहीं है, राज्यसभा में लिमिट नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसमें पूरक प्रश्न नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, पूरक प्रश्न नहीं कर सकते। अब देखो जाहिर सी बात है, आप समझो, जब ये लिखित में आप किसी से क्वेश्चन करोगे भाई, तो वो लिखित में आपको उत्तर देगा, तो क्या आप फिर वो पेज लेके कहोगे देखो अब बोल रहे नहीं कुछ, आप कहाँ गए थे लखनऊ, उसने लिख दिया, आप कहाँ गए थे उसने लिखा लखनऊ, फिर वो पेज ले लिया, कहाँ रहे थे, तो ऐसा समझना होता है। तो पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अल्प सूचना प्रश्न, क्या बोलते हैं, अल्प सूचना प्रश्न। देखो अल्प सूचना प्रश्न, देखो ऐसे प्रश्न, देखो ऐसे प्रश्न होते हैं जो, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको पूछने से पहले 10 दिन पहले सूचना दी जाती है, ठीक है। जिससे आप पूछने जा रहे हैं तो 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले सूचना दी जाती है, ठीक है। और इसका जवाब जो है मौखिक रूप से मिलता है। ये लोकहित मामले में पूछे जाते हैं, लोकहित मामले में, ये लोकहित के मामले में, ठीक है, लोकहित के मामले में पूछे जाते हैं। चलो ये हो गए 3 प्रश्न आपके हो गए। आओ आगे देखते हैं, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। देखो अब हम लोग आते हैं उन पे, एक चीज अभी रह गई थी ना, और ये रह गई थी कि सदन का कोई भी सदस्य जो होता है वो किसी गैर सरकारी व्यक्ति से भी अपने सवाल पूछ सकता है। ये भी एक बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए वो मंत्री परिषद का जो है, मंत्री परिषद तो सब तो मंत्री परिषद होते नहीं है, ठीक है भाई, 545 की जो 545 लोग होते हैं वो पूरे पूरे मंत्री परिषद होते नहीं है, तो वो गैर सरकारी आ जाएंगे, जो मतलब उनकी मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो कोई व्यक्ति जो होता है संसद के अंदर, वो उनसे भी प्रश्न कर सकता है। तो गैर सरकारी यानी प्राइवेट व्यक्ति से भी प्रश्न कर सकता है, और इसके लिए समय निर्धारित किया गया। देखिए पहली बार संसद का जो समय होता है वो क्या होता है, संसद का समय होता है सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है। तो जो सोमवार का, जो सोमवार से जो सोमवार है और बृहस्पतिवार तक, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी प्रस्ताव वगैरह होते हैं उन पर चर्चा वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद जो शुक्रवार का जो समय होता है, शुक्रवार, इसमें एक 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे रिजर्व रहते हैं उनके लिए, जो गैर सरकारी लोगों से प्रश्न पूछना चाहते हैं उनके लिए 2.5 घंटे रिजर्व रहता है शुक्रवार के दिन, ठीक है, शुक्रवार के दिन। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखो। और शून्यकाल, शून्यकाल भी देखो क्या होता है, समय क्या बताया गया इसका, 12 से 1 बजे के बीच ये शून्यकाल होता है। अब शून्यकाल देखिए क्या होता है कि शून्यकाल का जो है, पहले हमारे जो है संसदीय जो हमारे संसदीय जो नियम है उसमें ये नहीं था। ये 1962 से परंपरा चली आ रही है, 1962 से, कि ये शून्यकाल, इसमें क्या होता क्या है, इसमें कोई भी सूचना वगैरह, कोई भी सूचना दिए बगैर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बस ये है शून्यकाल। जब शून्यकाल शुरू होता है तब बिना कोई सूचना दिए आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसका जवाब भी आपको मिलता रहेगा। तो ये होता है शून्यकाल। तो ये आपकी हो गई संसद की कार्यवाही। बाकी जो विधायी कार्यवाही है उसमें प्रस्ताव वगैरह आते हैं, प्रस्ताव वगैरह पारित किया, उन पर चर्चा वगैरह होती है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी कार्यवाही में क्या है कि शून्यकाल भी इंपॉर्टेंट है और प्रश्नकाल, और बाकी जो अभी बताया मैंने 1 से 2। अब 1 से 2 में क्या हो सकता है भाई, सोचो, खाने वाली बात की गई है, लंच वाली बात, 1 से 2 के बीच में टाइम। अब इसमें खाने पर चर्चा क्या करना, और जो मन हो वो खाओ, ठीक है। लंच ब्रेक हर जगह होता है, तो 1 से 2 लंच ब्रेक होता है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या देखेंगे हम लोग, जो संसद में जो प्रस्ताव होते हैं ना, संसद में जो भिन्न भिन्न तरीके के प्रस्ताव होते हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। तो कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई या फिर कहीं पे डाउट हो या फिर गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, गलत नहीं हो सकता फिलहाल।
चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।